अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का एक दिन मुकम्मल हो गया है। कई रियासतों में पोलिंग नताइज आना अभी बाकी हैं, जबकि कई रियासतों में जीतने वाले उम्मीदवार के करीब तरीन मार्जिन का ऐलान कर दिया गया है। अभी तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को मौजूदा रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 25 इलेक्टोरल वोटों की बढ़तरी हासिल है। अभी तक मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक जो बाइडेन को पॉपुलर वोट के लिहाज से ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है, मगर कामयाबी का फैसला इलेक्टोरल कॉलेज के वोट करते हैं। ऐसा ही 2016 के इंतखाबात में ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान इलेक्शन में हुआ कि पॉपुलर वोट उनका ज्यादा था, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स की बुनियाद पर ट्रंप कामयाब हुए। अभी तक के नताइज के मुताबिक जो बाइडेन 238 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में 213 वोट आए हैं। किसी भी सदारती उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स दरकार हैं। अभी सबकी नजरें अहम स्विंग रियासतों की जानिब हैं, जहां के हतमी नताइज सामने आना बाकी हैं। सबकी नजरें अहम स्विंग रियासतों के नताइज पर हैं, जहां 5 में से 3 अहम रियासतों में ट्रंप को बाइडेन पर बढ़तरी हासिल है। लेकिन इन रियासतों के बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें अभी मजीद वोटों की गिनती बाकी है। सबकी नजरें अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया पर हैं, जहां 36% वोटों की गिनती अभी बाकी है। वहां मेल इन बैलेट गिनने में अभी मजीद वक्त लग सकता है। वहां पर 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं, इसलिए वहां के नताइज इस इलेक्शन में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। ट्रंप और बाइडेन के दरमियान कई अहम रियासतों में कांटे का मुकाबला जारी है। मिशिगन के पास 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं और वहां पहले ट्रंप के जीतने की पेशगोई हो रही थी, वो आगे थे, लेकिन अब मामूली फर्क के साथ बाइडेन आगे हैं। और जैसे जैसे नताइज सामने आ रहे हैं, उनमें मेल इन वोट्स का जो तादाद बढ़ रही है, तो उससे बाइडेन की लीड में इजाफा हो रहा है। ये इलेक्शन अमेरिका की तारीख के अहम तरीन इलेक्शन है, क्योंकि इन इलेक्शंस में 9 करोड़ 40 लाख अमरीकियों ने वोटिंग के लिए मेल इन बैलेट का इंतखाब किया। और मेल इन जो वोट्स हैं, उसके बारे में ज़्यादातर यह ख्याल किया जा रहा है कि वो ज़्यादातर वोट्स बाइडेन के होंगे, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो हैं उनके होंगे। इसलिए इस इलेक्शन के नताइज आने में ताख़ीर हो रही है और ट्रंप इस पर सवाल उठा रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इलेक्शन की रात को ही उन्होंने वाज़े नताइज सामने न आने पर सवाल उठा दिया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेल इन बैलेट को उन्होंने फ्रॉड कहा और इन नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। ये हमारे मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। हम चाहते हैं कि कानून का सही तरीके से इस्तेमाल हो, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब तमाम वोटिंग रुक जानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो रात 4 बजे बैलेट्स ढूंढें और आखिर में इसे ऐड करें। ये एक गमगीन लम्हा है। हम जीतेंगे और जहां तक मेरा ताल्लुक है तो हम पहले से जीत चुके हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया। और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि गुज़िश्ता रात अहम रियासतों में वाज़े बढ़तरी के साथ मैं जीत रहा था, लेकिन जब हमने सरप्राइज बैलेट को खोला तो वो सब एक एक करके हैरानकुन तौर पर गुम होना शुरू हो गई, जो इंतहाई अजीब है। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन कोरोना की सूरत हाल में मेल इन बैलेट की हिमायत करते नजर आए हैं और वो इस वक्त नताइज के मामले में उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया है, मगर ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा दे रहे हैं। इस वक्त जो नताइज सामने आ रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं, मगर जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं, साबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स पहले ही बता चुके थे, पूरे सीक्वेंस के साथ बता चुके थे कि ट्रंप ऐसा ही करेंगे। Democrats are more likely to use mail-in ballots. डेमोक्रेट्स की जानिब से डाक के जरिए वोट डालने के इम्कानात हैं। रिपब्लिकन वोटर्स अपना वोट कास्ट करने पोलिंग बूथ जाएंगे। ये इम्कान ज्यादा है कि पहले जिन वोटों की गिनती की जाएगी वो उन लोगों के होंगे जिन्होंने इलेक्शन वाले दिन पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया, और ये वोटर्स रिपब्लिकन होंगे। ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन वाली रात 10 बजे के करीब डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में जीत रहा हो और वो उस वक्त टीवी चैनल पर आकर ऐलान करे कि उसे दोबारा सदर मुंतखब कराने पर अमरीकी अवाम का शुक्रिया। इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन अगले रोज़ या इसके बाद डाक के जरिए मौसूल होने वाले वोटों की गिनती की जाए तो ये नतीजा सामने आए कि जो बाइडेन उन रियासतों से जीत गए हैं। इस मौके पर ट्रंप कहेंगे कि देखा, मैं ना कहता था कि सब फ्रॉड था, मैंने आपको बताया था कि डाक के जरिए डाले गए वोटों में खराबी थी, और आप जानते हैं कि हम व्हाइट हाउस खाली नहीं कर रहे। और ट्रंप अब फ्रॉड का इल्जाम लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा दे रहे हैं। हालांकि नताइज अभी नहीं आए हैं, वो अभी भी जीत सकते हैं, मगर उनकी तरफ से बयानबाजी, धांधली की बातें शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका जाएंगे हम, जहां पर इस वक्त खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इतना क्लोज मुकाबला होने की वजह से हालात खराब हो सकते हैं। दुकानदार
इस वक्त हिफाजती इकदाम कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अमेरिका से मौजूद होंगे वजाद सईद खान, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, अजीम एमिया नुमाइंदा जियो न्यूज़ मौजूद होंगे, साकिब तनवीर नुमाइंदा इंडिपेंडेंट उर्दू मौजूद होंगे। इलेक्शंस को ये सब कवर करते रहे हैं। पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे देख रहा है? मुईद यूसुफ साहब, मुशीर वज़ीर आज़म बराए क़ौमी सलामती भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो अमेरिका को बड़ा करीब से फॉलो करते रहे, पहले तज्जिया देते रहे, इलेक्शंस का माहौल जानते हैं, वो क्या देख रहे हैं। सबसे पहले मैं साकिब तनवीर आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर पोल्स तो एक वाज़ेह बढ़तरी दिखा रहे थे जो बाइडन के लिए, मगर मामला बड़ा क्लोज हुआ है। इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है उधर? क्या हालात ख़राब होते नजर आ रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशन थी कि जो पोल्स वगैरह हमारे सामने थे उसके मुताबिक था कि जो बाइडन के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, बट अब लग रहा है कि जो बाइडन शायद जीत जाएं, बट लैंडस्लाइड की कहीं से भी नहीं है। इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। वैसे कब न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर कल एक बहुत ज्यादा जो है वो एक जो है फिजा के अंदर फीलिंग थी कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। कल रात को मैं यहाँ पर 3 बजे तक मौजूद था और यहाँ पर जो है वो मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद इसीलिए था कि एक्सपेक्ट था कि शायद यहाँ पर लोग आ जाएं। मेरे पीछे ये ट्रम्प टावर है। कल जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो यहाँ पर जो पेरीमीटर था सिर्फ जो है वो ट्रम्प टावर तक था। हम ट्रम्प टावर के पास खड़े होकर वीडियो बना सकते थे, बट अब पुलिस ने खतरे के नजर जो है वो उस जो है वो पेरीमीटर को 1 ब्लॉक तक बढ़ा दिया है। हम 1 ब्लॉक दूर हो गए ट्रम्प टावर से। अब उन्होंने किसी को वहां जाने से मना कर दिया है। शॉप्स की जो यहाँ पे सूरत हाल है, मेरे साथ यहाँ पे 6 बड़े ब्रांड्स हैं। यहाँ पे डॉल्चे एंड गबाना है, यहाँ पे हैरी विल्सन है, तमाम के तमाम ओपन हो गए हैं, बट वहाँ पे शटरिंग मौजूद है। अभी भी उन्होंने अपनी शॉप के पास लिख के लगाया हुआ है कि वी आर ओपन, बट अपनी शॉप्स के शीशों को उन्होंने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बुरी सूरत हाल है, बट पुलिस जो है कम्प्लीटली यहाँ पे रेडी है कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है तो वो यहाँ पर तैयार है। बहुत शुक्रिया वजाद सईद खान। आप बताइएगा, बहुत क्लोज हो गया मामला और आपको लग रहा है कि आखिर में हमें एक वाज़ेह उम्मीदवार नजर आएगा जो इलेक्शन जीता होगा, या फिर ये मामला वाकई जैसा ट्रम्प कह रहे हैं अदालत जाता नजर आ रहा है? गुड क्वेश्चन। ये $1 बिलियन क्वेश्चन है शाहजेब, बिकॉज कल रात तकरीबन ऑलमोस्ट 1:30-1:45 बजे जो सदर ट्रम्प की जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने आखिरी जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो उन्होंने वही धमकी दी और कुछ इसे कहा नहीं जा सकता जो 2000 में हमने सुनी थी जब एल गोर और सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दरमियान जो इलेक्शन था, जो 36 दिन बाद फिर डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। तो क्लियरली जो पोजीशनिंग है वो इस वक्त ऑलरेडी रिपब्लिकन्स अपने फंड्स अब फिर से रेज कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन तो खत्म हो गया, मगर फिर से एक मुहिम अब जारी है लीगल बैटल के लिए, वकीलों के लिए और कोर्टों के लिए पैसे रेज हो रहे हैं। तो एक टेंशन मच गई है कि ये प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप हार नहीं मानेगा। कल उन्होंने वर्जीनिया में यही कहा कि विनिंग इज इजी, मतलब जीतना आसान है, लूजिंग इज डिफिकल्ट, हारना मेरे लिए मुश्किल है। तो ये उन्होंने ऑलरेडी इन अ वे आप कह लें, अगर कराची की भाषा इस्तेमाल करें तो तड़ी लगा दी थी कल दोपहरी को, और रात को फिर उन्होंने लीगली एक अपनी पोजीशन ली। जी जब आप वहां मौजूद हैं और वहां पर जो सहाफ़ी हैं, अमरीकी सहाफ़ी लोग हैं, इस वक्त वो क्या देख रहे हैं? उनको लग रहा है कि आखिर में बाइडेन ही जीत जाएंगे? मामला इस वक्त उन्हें भी नजर आ रहा है कि किसी भी तरफ जा सकता है? शाहजेब, इट डिपेंड्स ऑन हु यू टॉक टू। अगर आप जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव और लिबरल मीडिया है उनको देखें, जो ऑब्वियसली बड़े शहरों में देखा जाता है, तो वो क्लियरली इस वक्त कह रहे हैं कि हौले 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 अभी 3-4 स्टेट्स बाकी हैं, मिशिगन बाकी है, विस्कॉन्सिन बाकी है, वगैरह वगैरह। तो वो एक्चुअली इन अ वे पेंसिल्वेनिया बाकी है। वो कह रहे हैं कि आप हौला हाथ रखें, अभी तक काउंटिंग जारी है। मगर जो कंजर्वेटिव मीडिया है, जो अंदरून अमेरिका में, अमेरिका के दिल में देखा जाता है, हार्टलैंड में जिसे देखा जाता है, फॉक्स न्यूज ने कल रात ही पहला चैनल था जिसने फ्लोरिडा दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को, टेक्सास दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो इन अ वे अब ये मीडिया की भी लड़ाई हो चुकी है और लोग ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड हैं। न्यूयॉर्क का एक ओपिनियन है, मगर साथ वाले शहर न्यू जर्सी का एक और ओपिनियन है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन हु यू टॉक टू। मगर लोग अफसरदा हैं, परेशान हैं, टेंशन है, इन अ वे एक तशद्दुद के अभी आप कह लें, या जो इधर मारधाड़ होनी थी उसके बारे में भी दुकानदार, स्पेशली इस वक्त मैं मिडटाउन मैनहट्टन में हूँ, दुकानदार बहुत टेंस हैं। बैंकों ने आधी शटर डाउन किया हुआ है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ, कंफ्यूजन बहुत।
तो जो ख्याल किया जा रहा था और पोल्स में भी नजर आ रहा था कि अमेरिकी अवाम ने सबक सीख लिया ट्रंप का इंतखाब करके। कोरोना में इतनी हलाकतें हुई, ट्रंप ने उसको मिसहैंडल किया। इसके अलावा ट्रंप ने कौम को तकसीम किया, ट्रंप ने इत्तेहादियों को नाराज किया, ट्रंप ने जो अमेरिकी सदारत का ओहदा है उसको एक मजाक बना के रख दिया। जिस किस्म के ट्वीट्स करते हैं उसके बाद अमेरिकी अवाम ने सबक सीख लिया होगा। मगर ये जो नताइज सामने आए हैं उससे वाज़ेह तौर पर नहीं नजर आ रहा कि जो ट्रंप का बयानिया है उसकी बाकायदा तौर पर एक ऑडियंस मौजूद है, उसका जो मीडिया है वो भी मौजूद है। यानी ये बात अब आगे भी चलेगी। ट्रंप अगर नहीं भी होंगे तो मामलात और मीडिया इसी तरीके से आगे चलेगा और ये तकसीम नजर आएगी अमेरिका में। इसको अब 50-50 नेशन करार दिया जा रहा है इस मुल्क को। और जो नायब सदर बाइडन हैं उन्होंने बड़ी अपील की कि मैं रेड स्टेट्स का सदर नहीं हूंगा, ब्लू स्टेट्स का सदर नहीं हूंगा, मतलब कि रिपब्लिकन्स का सदर नहीं हूंगा, डेमोक्रेट्स का सदर नहीं हूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हूंगा। ये उनकी अपील थी, उनका मैसेज था। बार बार उन्होंने ये अपील करने की कोशिश की, मगर ऑब्वियसली जो गलतियां पिछली बार पोलस्टर से हुई, पिछली बार भी जो पोलस्टर्स हैं जो बाय द वे करोड़ों डॉलर लेते हैं, करोड़ों डॉलर पार्टियों से लेते हैं अपनी पेशन गोइयां करने के लिए, वो पिछली बार भी गलत निकले और लग रहा है इस बार भी गलत निकले। तो इस वक्त जो बहुत बड़ा एक सवाल उठता है और उठाया जा रहा है न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल सर्कल्स में या वॉशिंगटन की पावर सर्कल्स में कि ये जो पोलस्टर्स हैं इनका क्या किया जाए। और क्योंकि अमेरिका में अब 2 इलेक्शन हो चुके हैं जिसमें पोलस्टर्स गलत रहे और कंसेक्यूटिवली गलत रहे। बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क में हमारे नुमाइंदे अजीम मियां मौजूद हैं। अजीम मियां, क्या सड़कों पर टेंशन है इस वक्त, जितना मामला क्लोज हो गया कि कहीं हालात ना खराब हो जाए? देखिए शाहजेब साहब, इसमें सिस्टम की एक खूबसूरती मुलाजा ये कीजिए कि रात मौजूदा सदर जो है ट्रंप, उन्होंने आकर ये ऐलान किया कि मैं जीता हुआ हूँ और अब वोटों की गिनती बंद हो जानी चाहिए। इसके बावजूद रियासतें इतनी खुद मुख्तार हैं और उनके अपने जवाबित इतने हैं कि वोटों की गिनती सदर के कहने के बावजूद जो है वो जारी है और इंतखाबी अमल जो है उसको मुकम्मल करने की कोशिशें हो रही हैं। हालात वाकई कशीदा इस लिहाज से भी हैं कि हर जगह आप शहर में जाएं तो साए करता है और बड़े जितने स्टोर हैं उन सबको बाकायदा बोर्ड लगाकर बंद कर दिया गया था कि भाई कि इलेक्शन के बाद के जो हालात हैं उसमें कोई लूट मार या तोड़ का अंदाजा हो तो उससे पहले ये स्टोर जो है बड़ा नुकसान उठा चुके हैं, लिहाजा उन्होंने बाकायदा बोल्ट कर दिया था। इसी तरह ट्रंप टावर जो है न्यूयॉर्क में, उसके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी का जो हालत मैंने अब देखी है, कल रात देखी है, वो अब इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। ट्रंप टावर के पास से लोग आसानी से आते जाते थे, लेकिन इस वक्त जो है ना सिर्फ पुलिस की भारी जमीयत बल्कि सादा कपड़ों में और वैसे भी बैरिकेड लगाकर ये सारा सिलसिला बंद किया हुआ, जिससे पता चलता है कि शहर में तशवीश पाई जाती है। न्यूयॉर्क में ही नहीं, अमेरिका भर में ये तशवीश है और इक्का दुक्का वाकयात भी हो रहे हैं। आज सुबह के यानी ये वर्किंग डे है, लेकिन आप देख लें कि इलाकों में जो है खामोशी पाई जाती है। बहुत शुक्रिया अजीम मियां की राय आपने सुनी। मुईद यूसुफ साहब, मुशीर वजीर आजम बराए कौमी सलामती, हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। आप अमेरिका के निज़ाम को आपने देखा है, अगर इंतज़ामिया बदले तो कितनी पॉलिसीज़ बदलती हैं, देखा है पाकिस्तान से के मुतालिक किस तरह बदलती हैं। अब आप मुशीर वजीर आजम बराए कौमी सलामती हैं, आपको लग रहा है अगर इंतज़ामिया बदली तो कुछ पाकिस्तान के लिए बदलेगा, तसलसल रहता है तो कुछ बदलेगा, या सब एक ही जैसा आपको रहता नजर आता है कुछ अगर अमेरिका में बदल भी गया? शुक्रिया शाहजेब। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका के बदलने ना बदलने से पहले क्या हमें अपना हदफ मालूम है कि नहीं, और उस पर क्लैरिटी हो तो फिर जो भी जाहिर बात है किसी भी मुल्क का सरबराह होगा, किसी भी मुल्क की हुकूमत होगी, आप उनके साथ वो इश्यूज लेके आगे चलेंगे। हमारे केस में हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक चैलेंज है। अपॉर्चुनिटी मिली है हमें अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में जो स्पेस ओपन हुई है, जो पाकिस्तान ने काविशें की हैं, जो सारी दुनिया ने, अमेरिका ने तस्लीम की है, उससे बहरहाल एक पॉजिटिविटी आई है और स्पेस ओपन हुई है। उस स्पेस को अब चैलेंज ये है कि कैश इन करना है दोनों ममालिक ने अपने बेनिफिट के लिए, बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। किस तरह? इस ताल्लुक की बेस को ब्रॉड करके। जो बेसिक प्रॉब्लम हमारा आया है ना इस ताल्लुक में शाहजेब, वो ये है कि हम काफी देर से इस मसले में फंसे हुए हैं
कि इसको बिल्कुल अफगानिस्तान के लेंस से पाकिस्तान अमेरिका जो है वो ताल्लुक चला है। अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करना हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज पाकिस्तान अमेरिका का ताल्लुक इज मच ब्रॉडर देन जस्ट अफगानिस्तान। और ये 2011-12 तक बिल्कुल ठीक ठाक वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग चल रहा था। अब इस अपॉर्चुनिटी को हमने अमेरिका के सरबराह, अमेरिका की हुकूमत के साथ मिलके हमने उस पॉइंट पे वापस आना है कि इश्यूज टेररिज्म और इशू नेगेटिविटी और इशू न्यूक्लियर ना हो। इशू जो है वो आईटी और एग्रीकल्चर और टेलीकम्युनिकेशन और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम जो है, जिसमें कनेक्टिविटी, जिसमें सीपैक में अमेरिका भी इन्वेस्ट करे, सारी दुनिया आए, अफगानिस्तान में सीपैक एक्सटेंड हो ताकि इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो, वो जो हमारा फोकस है सेंट्रल एशिया को कनेक्टिविटी के खिलाफ उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है अमेरिका। भारत के मजीद करीब गया है ट्रंप इंतजामिया के होते हुए अमेरिका, नरेंद्र मोदी के। तो आपको लगता है कि अगर इंतजामिया बदलती है तो उसमें कम से कम कोई फर्क आएगा? नहीं साहब, पहले तो मेरा मुकाबला तो अब एक्चुअली इंडिया से अगर मैं मुकाबला करने की बात करूं तो मेरा ख्याल में अपना लेवल गिरा रहा हूं। उसकी मैं वजह बता देता हूं। बिल्कुल बड़ी मार्केट है, इंडिया अमेरिका सॉवरेन कंट्रीज हैं, जो ताल्लुक करना चाहते हैं करें, एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तान को इफेक्ट ना करे। अगर करेगा तो जाहिर बात है हम रिएक्ट भी करेंगे, रिस्पॉन्ड भी करेंगे। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, शायद मैंने ये पहले भी आपके प्रोग्राम पे बात की है, फंडामेंटल शिफ्ट जो हमें चाहिए ना ओवरऑल, वो है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। हम बहुत शाय हैं, बहुत अपने आप को डर डर के काम करते हैं, चेंज नहीं करते। क्यों? हिंदुस्तान के जो हालात हैं, मुझे आप बताएं, कोई भी इन देयर राइट माइंड क्या वो उस मुल्क को, अगर आप मार्स पे बैठे और नीचे देखें इस जमीन पे और कहें जी एक इंडिया मुल्क है, एक चाइना मुल्क, क्या आप आज के हिंदुस्तान को काउंटरवेट टू चाइना तस्लीम कर सकते हैं? मतलब ये तो एक मजाक का खेज बात हो जाएगी। इसलिए ये जो है ना नेचुरल पार्टनरशिप वगैरह, ये बात थी जब थी। अभी इस वक्त आपको नजर आएगा कि अगले साल 2 में तमाम इंडिया के हलीफ जो हैं वो भागेंगे दूर और आपके साथ आके मिलेंगे, बिकॉज वो एक लाइबिलिटी बन रही है सारी दुनिया के लिए। सो आई एम नॉट वरीड ऑन दैट काउंट। हाँ, जहां पे हमारे लिए एक नेगेटिविटी है, अगर कोई एग्रीमेंट होता है, अगर कोई बात होती है, हम बिल्कुल उस पर रिएक्ट करके अमेरिका को एतमाद में लेंगे। अगर कोई हमें फिजिकली चीजें अपनी स्ट्रेंथन करनी है वो करेंगे, वो बिल्कुल होगा। लेकिन ये बात कि जी वो बस अब क्या होगा, आई टेल यू विद कॉन्फिडेंस, अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म का पाकिस्तान को कोई उस तरह का खतरा नहीं है। हाँ, जहां हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, हम सारी दुनिया में बात करेंगे। अगर कश्मीर में जो जुल्म और सितम हो रहे हैं कश्मीरियों पे, हम सारी दुनिया में बात करेंगे। बट अमेरिकन हुकूमत की चेंज से मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूं, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें कोई भी अमेरिकी सदर, अमेरिकी हुकूमत आके पाकिस्तान को इग्नोर करने का सोच भी सकती है आज के सिनेरियो में। बहुत शुक्रिया मुशीर वज़ीर आज़म बराक कौमी सलामती की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की बात करेंगे। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस का तफसीली फैसला तो आ चुका था, मगर अब 2 जजेस का इख्तलाफी नोट भी सामने आ गया। ये 2 जजेस कोई और नहीं बल्कि 10 रुकनी बेंच के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकिर हैं। दोनों जजेस का ये अक़लियती फैसला है जिसमें जज की निगरानी को तस्लीम किया गया, जबकि अक्सरियती फैसले में इसे तस्लीम नहीं किया गया। अक़लियती फैसले में एसेट रिकवरी यूनिट को गैर कानूनी करार दिया गया है, जबकि अक्सरियती फैसले में उसे गैर कानूनी करार नहीं दिया गया था। अक्सरियती फैसले में रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया गया था, मगर इस अक़लियती फैसले में रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार दिया गया है और केस FBR के हवाले करने पर भी इख्तलाफ किया गया है। इस फैसले में बराह रास्त वज़ीर आज़म, सदर, एसेट रिकवरी यूनिट, मिर्जा शहजाद अकबर और वज़ीर कानून के किरदार पर भी सवाल उठाया गया है। सबसे पहले जायजा लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट का, जो 65 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट का आगाज़ कुछ सवालों से किया है और तहरीर किया कि ऐसा दिखता है कि यह केस अदलिया की आज़ादी और एक जज के एहतसाब का है। हकीकत में ये केस अदलिया की आज़ादी और हमारे इदारों के एहतसाब का है। क्या हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं या मौजूदा हुकूमत आसानी के साथ आइन की पटड़ी को रास्ते से हटाकर वो हासिल करे जो वो चाहती है? और क्या हुकूमत अपने ही शहरियों की ज़ाती ज़िंदगी में घुसकर आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर सकती है? क्या समरीज की मंजूरी के हवाले से वज़ीर आज़म से जिम्मेदारी की तवक्को की जा सकती है, वो भी ऐसे मामले पर जहां मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया के एक जज को हटाने की बात हो?
क्या हम जमहूरियत में आगे बढ़ रहे हैं या एहतसाब के नाम पर तनकीदी अदालती आवाज़ों को दबाने के लिए गैर आईनी इक़दामात की इजाज़त देकर अंधेरे की तरफ वापस जा रहे हैं? इस केस से हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी आने वाली नस्ल को नाइंसाफ़ी और जुल्म और सितम की तरफ धकेल रहे हैं, या हम चाहते हैं कि वो एक मुतहर्रिक जमहूरियत में पले बढ़ें जहां उनके पास ये समझ बूझ हो कि जमहूरियत के अंदर रियासत ना हमारे खिलाफ होती है, ना हमारे साथ होती है, बल्कि हम ही रियासत होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में मजीद लिखा कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के अक्सरियती फैसले की मंतक और वजूहात से इत्तफाक नहीं करता। जैसे काजी फाइज ईसा इस बेंच के रुकन थे जिसने फरवरी 2019 में फैजाबाद धरने का फैसला सुनाया और मौजूदा हुकूमत और उसकी इत्तेहादी एमक्यूएम के हवाले से ऑब्जर्वेशंस दी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम ने नजरसानी की अपीलें दायर की और जस्टिस फाइज ईसा को ओहदे से हटाने की इस्तदा कर दी। लेकिन सिर्फ जस्टिस फाइज ईसा को हटाने के लिए कहा गया और बेंच के दूसरे रुकन से मुतालिक ये इस्तदा नहीं की गई। इसके फौरी बाद एक डोगर नामी शख्स ने एसिड रिकवरी यूनिट के सामने जस्टिस फाइज ईसा और दीगर 2 जजेस के एहतसाब से मुतालिक शिकायत दर्ज करा दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि एसिड रिकवरी यूनिट से इस मुतालिक राब्ता करना ही गैर आईनी है। ये बहुत खदशे और शक की बात है कि कैसे एक आम शहरी एसिड रिकवरी यूनिट के सामने एक आईनी अदालत के जज की शिकायत रख सकता है जबकि इस इदारे का कोई लीगल मैंडेट ही नहीं है। ये हैरानी की बात है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि शिकायत कुरुंदा को कैसे एसिड रिकवरी यूनिट का पता चल गया, जबकि एसिड रिकवरी यूनिट ना कोई वजारत है, ना वफाकी हुकूमत की किसी वजारत का कोई डिवीजन है, ना ही कोई ऐसा इदारा है जिसकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी हो और ना ही इसके क़याम से मुताल्लिक कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एसिड रिकवरी यूनिट वज़ीर आज़म के दफ्तर के अलावा असल दुनिया में वजूद ही नहीं रखता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में मजीद लिखा कि एसिड रिकवरी यूनिट को ऐसे इख्तियारात दे दिए गए जो उसके अराकीन के पास अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं है। एसिड रिकवरी यूनिट मुकम्मल तौर पर एक गैर आईनी अथॉरिटी है और ऐसी सूरत में उसके चेयरमैन को भी कोई आईनी पोजीशन और हैसियत हासिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में मजीद लिखा कि एसिड रिकवरी यूनिट के पास कोई बजटरी सपोर्ट नहीं थी। साल 2018 से 2019 और 19 से 20 के बजट में भी एसिड रिकवरी यूनिट के लिए कोई बजट ही नहीं रखा गया और इस पस मंजर में एसिड रिकवरी यूनिट का किरदार मजीद मशकूक हो जाता है और ये सवाल उठते हैं कि किसने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ तहकीकात और निगरानी को फंड किया है, किसने एसिड रिकवरी यूनिट के कानूनी माहिरीन के पैसे अदा किए हैं, किसने जायदादों की तफसीलात हासिल करने के लिए अदायगियाँ की। ये सवालात हुकूमत और वजीर आज़म की ईमानदारी और नियत पर शुबहात उठाते हैं। एसिड रिकवरी यूनिट के पास ये अख्तियार भी नहीं कि वो वजीर आज़म के दफ्तर के किसी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई कर सके, लेकिन उसके चेयरमैन मिर्जा शहजाद अकबर की जुर्रत की कोई हद नहीं थी और उन्होंने एक मुबहम शिकायत पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के एक जज के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुआवनी खुसूसी एक कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिम होता है जो वजीर आज़म की खुशनुदी पर काम करता है। ये बात गैर मंतकी है कि वजीर कानून फरोग नसीम और मुआवनी खुसूसी शहजाद अकबर ने यह काम वजीर आज़म की मंजूरी के बगैर किया होगा। जहाँ ये चीज़ें गैर कानूनी और गैर आईनी हैं, वहीं आवाज़ें बुलंद ये बात भी बोलती हैं कि जो दिख रहा है उसके पीछे और भी बहुत कुछ है। जैसे मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में मज़ीद लिखा कि यह हैरान कुन बात है कि एसिड रिकवरी यूनिट के चेयरमैन मिर्जा शहजाद अकबर ने वजीर कानून फरोग नसीम की ज़ुबानी एडवाइस के ऊपर यह फैसला किया कि वो दूसरे जज की मुबैना जायदादों की तफ्तीश नहीं करेंगे इस ग्राउंड पर कि दूसरे जज वैसे ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। यह मखसूस रवैया मिर्जा शहजाद अकबर और फरोग नसीम की तरफ से की गई कार्रवाई के असल मकसद को जाहिर करता है। मकसद गैर कानूनी मुबैना जायदादों को रिकवर करना नहीं बल्कि विच हंट करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि वहीद डोगर एक प्रॉक्सी के तौर पर दिखता है जो खुद बैरून मुल्क की 3 जायदादों की लोकेशन नहीं ढूंढ सकता था। एसिड रिकवरी यूनिट भी किसी की मदद के बगैर निगरानी या इंटरसेप्शन नहीं कर सकता था। प्राइवेसी के हक को यह कहकर कम अहमियत देना कि जज के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यह कहना कि तुम्हें आज़ादी राय से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह बात भी खतरनाक है कि शिकायत गुजार को जज की बीवी के स्पेनिश नाम का कैसे पता लगा और इन जायदादों का पता कैसे हासिल किया। वफाकी हुकूमत का यह मौक़िफ़ रहा कि शिकायत कुरुंदा एक सहाफ़ी है और सहाफ़ी को सोर्स बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस हकीकत को नहीं देखा गया कि शिकायत कुरुंदा की कोई तहकीकाती रिपोर्ट किसी अखबार में शाया ही नहीं हुई
और शिकायत उन्होंने एक सहाफ़ी की हैसियत से नहीं बल्कि एक शिकायत कुनुंदा की हैसियत से की। ये बात समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं कि शिकायत कुनुंदा को ऐसी मालूमात दी गई ताकि शिकायत को जनरेट किया जाए, और जिस शख्स ने ये मालूमात शिकायत कुनुंदा को दी हैं वही असल में इस कहानी के असल एक्टर्स हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में मजीद लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट के तहत एंटी स्टेट और दहशतगर्दी के मुल्जिमान से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने के लिए निगरानी और इंटरसेप्शन कर सकती हैं, मगर उसके लिए किसी मुतालिका हाई कोर्ट के जज के वारंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एजेंसीज को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं कि वो आम लोगों की ज़िंदगियों से मुतालिक तहकीक करें। जैसे मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में मजीद लिखा कि वज़ीर कानून जो एक मुमताज़ वकील हैं, उन्होंने भी एसिड रिकवरी यूनिट की तहकीकात और निगरानी पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए असम्बली में मौजूद मालूमात की तस्दीक करने, उसका जायज़ा लेने में नाकाम हुए। सदर को मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया के जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए एडवाइस देने के लिए वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी था कि वो एहतियात से काम लेते, बारीक बीनी से इस समरी के मंदरजात को देखते। वज़ीर आज़म के लिए ये कोई आम काम नहीं था। वो एक जज के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ये देखने के लिए कोई तकलीफ नहीं उठाई कि एसिड रिकवरी यूनिट जहां गैर कानूनी है, वहीं उसके पास कानून के तहत कोई इख्तियार नहीं कि वो एक ऐसे शख्स की शिकायत पर सबूत इकट्ठा करती जिस शिकायत को एसिड रिकवरी यूनिट सुन ही नहीं सकता। वज़ीर आज़म इस बात की तस्दीक करने में भी नाकाम हुए कि कैसे जायदादों के एड्रेसेस का पता लगाया गया और किसने एसिड रिकवरी यूनिट को निगरानी और तहकीकात का इख्तियार दिया। और तमाम चीज़ों को देखे बगैर वज़ीर आज़म ने सदर को एडवाइस दी, जबकि सदर ने भी कोई सवाल नहीं किया कि किस कानून के तहत एसिड रिकवरी यूनिट ने ये इंक्वायरी की, और ये भी नहीं देखा कि क्या किसी इदारे ने अब तक जज की अहलिया और बच्चों से उन जायदादों के ज़राए आमदनी के हवाले से पूछा है कि नहीं। सदर ने अपना जहन अप्लाई किए बगैर रेफरेंस के ड्राफ्ट पर दस्तखत किए। आइन जहां सदर को अपनी राय कायम करने का इख्तियार देता है, तो वहां इस बात का तसव्वुर करना मुश्किल है कि इस इख्तियार को लापरवाही और मैकेनिकल अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, और इस तरह से सदर की हैसियत एक रबर स्टैंप की तरह हो जाती है। अगर हम वाक़यात का जायजा लें तो फैज़ाबाद धरने के फैसले के बाद जस्टिस फाइज़ ईसा को जानबूझकर टारगेट किया गया, जज के खिलाफ बदला और नफरत भी जाहिर हुआ, और ये जारी भी रहा और रेफरेंस तक पहुंचा। एहतसाब के नाम पर जिस अमल का आगाज़ किया गया वो ना सिर्फ मेलाफाइड इन लॉ बल्कि मेलाफाइड इन फैक्ट भी है। ये रेफरेंस गैर आईनी है। मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की जाती है कि एसिड रिकवरी यूनिट के चेयरमैन, उसके कानूनी माहिरीन और अरकान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इसके अलावा आज जस्टिस मकबूल बाकिर का इख्तिलाफी नोट भी सामने आया जो 68 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि सदर अपना आज़ादाना जहन इस्तेमाल नहीं किया सदर ने, और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपनी अहलिया और बच्चों की जायदादें जाहिर नहीं की। रेफरेंस में कहा गया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की सेक्शन 116 के तहत उन्हें ये जायदादें जाहिर करना चाहिए थी। अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मज़कूरा शेक और वेल्थ स्टेटमेंट को देखा जाता तो दरख्वास्त गुजार इस बात के पाबंद नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में केस नहीं बनाया जा सकता। अगर सदर ने अपना आज़ादाना जहन इस्तेमाल किया होता तो उन्हें पता चलता कि जिस रिपोर्ट पर चेयरमैन एसिड रिकवरी यूनिट, वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म ने इन्हिसार किया वो मुकम्मल तौर पर गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर मुनासिब और बदनीयती पर मबनी है। ये रिपोर्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की स्कीम के खिलाफ है। रिपोर्ट की तैयारी से पहले दरख्वास्त गुजार को उनकी अहलिया और बच्चों को नोटिस नहीं भेजे गए। रिपोर्ट तैयार करने से पहले उन्हें सुना नहीं गया। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। जिसमें मकबूल बाकिर ने लिखा कि इस केस में बहुत संजीदा आईनी टकराव सामने आया है। सदर ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया, उन्होंने आज़ादाना राय नहीं ली। इस तरह से उन्होंने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक इस केस में जो मवाद जमा किया गया उसकी मुतालिका हुकाम की इजाज़त के बगैर जमा किया गया। हुकूमत ने जो दस्तावेज़ात जमा कराई उससे पता चलता है कि उन्होंने जज की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा। प्राइवेट फर्म की खिदमत हासिल की गई, जज की निगरानी की गई, हालांकि किसी भी शहरी की निगरानी का एक तरीक़ाकार है। हत्ता कि दहशत गर्दी के केसेस में भी किसी की निगरानी हाई कोर्ट के जज जैसी अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर नहीं की जा सकती। इस तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी की गई और बगैर वजह के दरख्वास्त गुजार और उनके खानदान की निगरानी की गई। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक रेफरेंस दायर करने से 2 महीने पहले हुकूमती इत्तेहाद, तहरीक इंसाफ और MQM ने रिकॉर्ड पर कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जज रहने के लायक नहीं, क्योंकि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला लिखा है। यहाँ तारीखें बहुत अहम हैं। 7 मार्च 2019 को नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई, जबकि 10 अप्रैल 2019 को प्रॉक्सी डोगर ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ शिकायत दायर कर दी। अपनी दरख्वास्त के जरिए हुकूमत ने रेफरेंस के पीछे अपने मकासद को वाज़ेह कर दिया था। ये जायदाद से मुतालिक सवाल नहीं था। इख्तिलाफी नोट में उन्होंने लिखा कि अहम बात यह है कि 20 मई को सदर ने रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए और 28 मई को रेफरेंस के अहम नुकात मीडिया पर लीक कर दिए गए। उस वक्त रेफरेंस की कॉपी सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, लॉ सेक्रेटरी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के पास थी। ये वाज़ेह है कि मवाद लीक किया गया, जिससे बदनीयती जाहिर होती है।
अब तक हुकूमत ने इस बात की तहकीकात नहीं कराई कि किसने मवाद लीक किया। इन सब हकाइक के बाद इस शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये मुश्तरका ख्वाहिश थी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिस काजी फैज़ ईसा धरना केस के फैसले की नज़रसानी से उन्हें गैर हाजिर रखा जाए। ये अक़लियती फैसला है, अक्सरियती फैसला अपनी जगह पर मौजूद है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर बात करते हैं। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रवैये ने भारत को बदल कर रख दिया है। भारत में जो कुछ नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया, अब दीगर जमातें भी वैसा ही करती दिखाई दे रही हैं। भारतीय सहाफ़ी और भारतीय टीवी रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्नब को इंटीरियर डिज़ाइनर को खुदकुशी पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा 2018 में दर्ज किया गया क्योंकि खुदकुशी से पहले लिखे गए अपने खत में इंटीरियर डिज़ाइनर ने इल्ज़ाम लगाया था कि अर्नब गोस्वामी ने उन्हें रिपब्लिक नेटवर्क स्टूडियो की इंटीरियर डिज़ाइनिंग के पैसे नहीं दिए, जिस पर वो दिल बर्दाश्ता थे। इस नोट की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फिर छानबीन शुरू की, मगर गुज़िश्ता साल पुलिस ने यह कहकर केस बंद कर दिया कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। जिसके बाद रवा साल मई में महाराष्ट्र के वजीर दाखिला, जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, उन्होंने कहा कि इंटीरियर डिज़ाइनर की बेटी ने मुकदमा दोबारा से खोलने की दरख्वास्त की है, इसलिए उन्होंने CID को केस को दोबारा से खोलने की हिदायत की। जिसके बाद आज अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह 6 बजे जब पुलिस की मुश्तरका टीम अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस का दावा है कि अर्नब गोस्वामी और उनकी बीवी ने फ्लैट का दरवाज़ा खोलने में 1 घंटा लगा दिया और जब दरवाज़ा खोला तो अर्नब की बीवी ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। वीडियो लाइव टेलीकास्ट हुई और कहा कि पुलिस उन पर तशद्दुद कर रही है। जब पुलिस ने उन्हें वारंट गिरफ्तारी दी तो अर्नब की बीवी ने उन्हें फाड़ दिया, जिसके बाद पुलिस अर्नब को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में शिवसेना और इत्तेहादियों की हुकूमत है और वजारत दाखिला नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास है। रियासती हुकूमत और वफाकी हुकूमत में इख्तिलाफात हैं। अर्नब गोस्वामी को नरेंद्र मोदी हुकूमत का हामी समझा जाता है। जैसे ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वजीर दाखिला के हुक्म पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वही सहाफ़ी जिन पर अर्नब गोस्वामी गद्दारी के और पाकिस्तानी एजेंट होने के इल्ज़ाम लगाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते थे, उन्हें पाकिस्तान जाकर रहने का अर्नब गोस्वामी ताना देते थे, वही सहाफ़ी उनकी इस गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे हैं। मुखालिफ मीडिया चैनल्स और अखबारात मजम्मत कर रहे हैं। भारतीय टीवी इंडिया टुडे ने ट्वीट किया कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहाफ़ी कानून से बालातर नहीं, मगर रियासत की तरफ से इंतकामी कार्रवाई करना काबिल कबूल नहीं। हम रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि सहाफ़त जो एजेंडे के तहत हो रही है उसमें इस्लाह की जाए। इस बयान पर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने, जिनको मोदी हुकूमत की सख्त मुखालफत का सामना रहा है, यहाँ तक कि बीजेपी के कारकुन उन पर हमला आवर हो चुके हैं, अर्नब गोस्वामी ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, इनके खिलाफ फतवे जारी किए, मगर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर इंडिया टुडे के ट्वीट पर राजदीप सरदेसाई ने कहा कि इंडिया टुडे के बयान ने सब कुछ कह दिया है। सहाफ़ी कानून से बालातर नहीं है, मगर कानून को रियासत की ताकत और इंतकाम के गलत इस्तेमाल का जवाब करार नहीं दिया जा सकता और ना ही हमें मीडिया की ताकत को सियासी एजेंडे, ज़ाती एजेंडे और झूठ को फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मजम्मत की जा रही है, वहीं उनके अंदाज पर तनकीद होती रही है। उनकी गिरफ्तारी को सियासी एजेंडे का हिस्सा करार दिया जा रहा है क्योंकि अर्नब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हामी समझे जाते हैं, उनके बयानिए को आगे बढ़ाते हैं, इख्तिलाफात करने वाले को गद्दार करार दे देते हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद करने वालों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा देते हैं। महाराष्ट्र में मोदी मुखालिफ हुकूमत है, इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह मरकज़ में वफाकी हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ियों को बर्दाश्त नहीं करती, इसी तरह रियासती हुकूमत ने भी इख्तिलाफ करने वाले सहाफ़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जो मिसाल मोदी हुकूमत कायम कर चुकी है, दीगर जमातें भी उसी अमल की पैरवी करती दिखाई दे रही हैं और भारत को और पीछे ले जाती नजर आ रही हैं। इसी तरह मोदी हुकूमत के फाशिज्म और आबराना रवैये ने दूसरी जमातों को उस राह पर डाल दिया है जिस राह पर भारत को नरेंद्र मोदी ने डाला। इजाज़त, अल्लाह।